जी पहले ज़ियारत कर लेते हैं ज़रा। बेहतर है दे दें आज, बेहतर है दे दें आज का मतलब समझ गए होंगे। अच्छा जी, चैप्टर 12 में आ जाए। पेज 248। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी, इसमें ये पॉइंट था हमारा। हिम्मत कैसे वैसे होती है छुट्टी करने की, ये आप लोग बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, ये आम बंदे का काम नहीं है। चेक चेक करें। अच्छा जी, एओपी की डिविजिबल इनकम है 1 मिलियन। इसके 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, मुझे पढ़ा लेने दें। कंपनी एक्स, इसके 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और कंपनी एक्स। तो कंपनी कैन ऑल्सो बी द पार्टनर ऑफ एओपी। अब इसका मिसाल के तौर पे प्रॉफिट शेयर है 70%, इसका है 20% और इसका है 10%। अब सवाल ये राइज होता है कि एओपी को पार्टनरशिप फर्म से कितना मिलेगा। 1 मिलियन का 10%, 1 लाख, ऐसे ही हो गया। तो 1 लाख एओपी को मिलेगा किससे, सॉरी कंपनी को मिलेगा किससे, एओपी से। तो 1 लाख कंपनी को मिलेगा एओपी से। इस 1 लाख पर, नहीं ये सेल वाला नहीं है, ये प्रॉफिट वाला है। इस 1 लाख पर कंपनी 29% टैक्स देगी अपने एतबार से। ये चीज़ हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है, लेकिन थ्योरी की हद तक ज़रा हम पढ़ रहे हैं। अगर कभी कोई एओपी हो जिसके पार्टनर भी हों, तो उन पार्टनर्स में कंपनी हो, तो एओपी के पार्टनर्स में अगर कोई एक कंपनी हो तो कंपनी का हिस्सा अलग कर लिया जाएगा और कंपनी किस पे टैक्स देगी, 29% पे। बाकी जो 9 लाख बचा हुआ है वो ए और बी में तकसीम कर दिया जाएगा। वो हम तकसीम करना इंशाल्लाह सीखेंगे किसी दिन न्यूमेरिकल में, वो ए और बी में तकसीम कर दिया जाएगा। फिलहाल सिर्फ वो ये बात करें, कंपनी का हिस्सा कंपनी को देके फारग कर दिया जाएगा और कंपनी इस हिस्से पे कितने % टैक्स देगी, 29%। ये 29% टैक्स रेट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, नोट कर लें। तो किस पार्टनर को हिस्सा देके फारिग कर दें, कंपनी को। जिन लोगों ने होंठ नहीं हिलाए जरा हिलाएं, कंपनी, मेहरबानी। चलें नोट करें। नहीं नहीं, डिविजिबल इनकम नेट ऑफ टैक्स नहीं होती। मैंने कल वाला न्यूमेरिकल खोल के रखा हुआ है आपके सामने, अभी मैंने कराना है। डिविजिबल इनकम होती है टैक्सेबल इनकम, जो एओपी की है 70375 टाइप। जी उसी को हम करेंगे इंशाल्लाह, ये किसी एक न्यूमेरिकल में। इस तरह जबानी जबानी नहीं बात समझ आएगी। जी समीउल्लाह, एनएक्स सेट हो गई, ठीक है। वो वाइट वाली किधर गई कैप, क्या रूम में, इतना याद कैसे रहते हैं। अच्छा अच्छा मोहतरम, अब अगली चीज़ की तरफ मूव करें।
इसको अंग्रेजी में ज़रा पढ़ लें फिक्रे को। इफ एट लीस्ट वन पार्टनर ऑफ एओपी इज अ, अगर कंपनी का एक पार्टनर एओपी है, हाँ एओपी का एक पार्टनर कंपनी है, द शेयर ऑफ कंपनी शेल बी एक्सक्लूडेड, कंपनी का हिस्सा एक्सक्लूड कर दें फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ एओपी, एओपी की टोटल इनकम से हिस्सा एक्सक्लूड कर दें। एंड द कंपनी शेल पे टैक्स सेपरेटली एट द रेट एप्लीकेबल टू द कंपनीज, और कंपनी पे टैक्स करेगी सेपरेटली एट द रेट एप्लीकेबल टू कंपनीज, और रेट एप्लीकेबल टू कंपनीज है 29%। नीचे बॉक्स से इसमें 0.1 काट दें, आगे हमारा कवर हो जाएगा, 0.3 भी आगे कवर हो जाएगा। अब्दुल्ला ये किताब से निकलवा दें 0.1 और 3, 0.2 अब्दुल्ला 0.1 और 3 किताब से निकलवा दें और बैठ जाएं। 0.2 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइलिंग रिटर्न, इट विल बी द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है रिटर्न की सबमिशन, रिटर्न जमा कराना पार्टनर्स की जिम्मेदारी है, जिसने रिटर्न फाइल करनी है। फाइल किस दिन करनी होती है? 30 सितंबर को। ये 0.4 है, ये देखेंगे कभी। ओके, अगले सफ़े पे आ जाएं। अगले सफ़े पे आ जाएं। अच्छा मोहतरम, एक इशू, एक मसला जिसको यहाँ लॉ मेकर ने एड्रेस किया है, मसला और इशू ये है कि कुछ हजरात होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक से ज़्यादा होती हैं, 2 3 4 घर हैं उनके पास। अब इन्होंने क्या किया, इनको पता है कि अगर मैं सारे घर किराए पे दूंगा तो मेरी रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहला घर किराए पे दिया 1 मिलियन में, दूसरा घर किराए पे दिया 1 मिलियन का, तीसरा घर किराए पे दिया 1 मिलियन किराए पे, तो घर की जो इनकम थी वो 3 मिलियन पे चलेगी और आप किसी हायर स्लैब में गिर गए। तो ये लोग ऐसा करते हैं कि एक घर अपने नाम ही रखते हैं, दूसरा घर अपने सिक्योरिटी गार्ड के नाम रखवा दिया, और तीसरा घर जो है वो अपने घर में मुलाजिम के नाम रखवा दिया। तो हालांकि ये घर इन्हीं के होते हैं, लेकिन कागजात में एलडीए के दफ्तर जाके, जो इधर लाहौर के अंदर दफ्तर है या हर इलाके के अंदर कोई दफ्तर है, केडीए किसी और इलाके में होगा, तो हर इलाके में जाके दफ्तर में अपने मुलाजमीन के नाम करवा दिया, लेकिन मुलाजिम को बताया कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बस ऐसे ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये है मेरी ही प्रॉपर्टी। इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए लॉ मेकर ने कहा कि अगर हम साबित कर दें आके आपको कि ये आपका तो चपड़ासी इतना कमा ही नहीं सकता था जितना उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर टैक्स आपको ही देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी इनकम पे। तो इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम लगवा दे और बाद में पता चले कि ये प्रॉपर्टी उसी की है, बस ऐसे ही किसी के नाम लगवाई हुई है, तो टैक्स किसको देना पड़ेगा? ट्रांसफर करने वाले को या जिसको ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी? ट्रांसफर करने वाले को, और ट्रांसफर करने वाले को कहते हैं ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर हो उसे कहते हैं ट्रांसफरी। अब्दुल्ला भाई जी हेडिंग सही कर दें सेक्शन 90 की, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, एस पता नहीं क्यों लगा हुआ है। अच्छा जी, इसमें जो जो लिखा हुआ है वो मैं आपको भी लिखने का टाइम दूंगा। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इज जनरली पेएबल बाय अ पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। जनरली तो वही देता है टैक्स जिसकी प्रॉपर्टी हो। हाउएवर समटाइम्स प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स बचाने के लिए किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो टू अवॉइड सच प्रैक्टिस रेलिवेंट प्रोविजंस आर एज फॉलोस। वो क्या है प्रोविजंस? पॉइंट 1 के साथ आप लाइन लगा के ट्रांसफरर लिखें शेख रशीद और ट्रांसफरी लिखें उसका सिक्योरिटी गार्ड गामा। गामा उर्दू में लिखिएगा, गाफ अलिफ मीम अलिफ। कई दफा आप डेरे पे नहीं जाते हो तो बुला गामे चाल है क्या, ये वाला गामा है। ओके,
टर्म टेस्ट में हाइब्रिड वाले फेल हुए उनकी ज़्यादा क्लास होगी, ऑनलाइन वाले फेल हुए उससे ज़्यादा उनकी क्लास होगी, और आपकी तो वो होगी जो दुनिया देखेगी। अच्छा जी, वेयर द फाइनली अब मैं इसी चीज़ पे पहुंचा हूँ कि वालदैन को बुला लिया जाए, बस और कोई हल नहीं है, वालदैन को बुला लिया जाए। वेयर प्रॉपर्टीज, अपने बच्चे को या ले जाएं या इस जगह पढ़ने लग जाए। वेयर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड, चलें अभी छोड़ें इसको तो समझे ना। वेयर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, जहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए किसको, अनदर पर्सन को। अनदर पर्सन से मुराद यहाँ कौन है, गामा। वेयर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू गामा बट द एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ शेख रशीद, लेकिन असल में वो शेख रशीद की है, कागजी तौर पे किसकी हो गई, गामे की। वेयर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू गामा बट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ शेख रशीद। अब रेंटल इनकम पे कौन टैक्स दे, जल्दी बता दें। रेंटल इनकम विल बी द इनकम ऑफ ट्रांसफर, ये शेख रशीद ही इस पर टैक्स देगा। पॉइंट नंबर 2 को छोड़ें, वो यहां नहीं लिखी। पॉइंट 3, अच्छा जी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई साहब जो है, देख ही नहीं देते मेरी तरफ, कई दफ़ा ऐसा होता है कोई साहब ऐसा करते हैं कि अपनी कोई जायदाद अपनी बीवी और बच्चे के नाम लगवा देते हैं ताकि अपनी इनकम पे अलग टैक्स दें, बीवी की इनकम पे अलग टैक्स दें, वो तो सीरियल नंबर कम हो जाएगा। फिर अगर पहला घर किराए पे दिया 2 मिलियन, दूसरा घर किराए पे दिया 2 मिलियन, तो अब एक बीवी के नाम एक अपने नाम, तो ऐसी वजह से फ़ायदा क्या होगा, आपको दोनों पे अलग अलग टैक्स लगेगा तो टैक्स रेट कम हो जाएगा। तो हालांकि प्रॉपर्टी शोहर की ही होती है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, ऐसी सूरत में समझा जाएगा कि शोहर ने बीवी और बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं दी। पॉइंट 3 पढ़ने लगा। पर्सन हो गया जरदारी, बीवी होगी बेनज़ीर, और माइनर चाइल्ड हो गया बिलावल। यानी उस वक्त माइनर था जब कभी ये सवाल हम कर रहे थे। इफ़ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी, अगर जरदारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे, ऐसी बात ना किया करें किसी के बारे में कि जब वो सामने आ जाए तो आप ना कर सकें, इसको गीबत कहते हैं, किताबों में इसका नाम लिखा। इफ़ प्रॉपर, इसका मतलब ये तो नहीं, इफ़ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन, अगर जरदारी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे टू बेनज़ीर और बिलावल अदर देन मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर की बात नहीं हो रही, उसकी बात मैं अलग से बताऊंगा, बख्तावरबाजी की बात नहीं हो रही। अच्छा, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, सिर्फ चेहरे ऊपर रखें। इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू बेनज़ीर और बिलावल और टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन हो सकते हैं एजेंट ऑफ बेनज़ीर कोई भी, और टू अनदर पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, कि इससे जो फायदा आएगा वो स्पाउस और माइनर चाइल्ड को जाया करेगा। रेंटल इनकम आप ही इंजॉय किया करो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको बेनिफिट हो रहा है, वो फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। सवाल ये कि रियल में प्रॉपर्टी जरदारी की है, द प्रॉपर्टी इनकम विल बी इनकम ऑफ ट्रांसफर, लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो मैं आगे पढ़ देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लें। उर्दू में लिखेंगे, सारा इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में बेनज़ीर, बे ये जल्दी जल्दी जल्दी, जरदारी बिलावल, देखने आ रहा हूँ कौन कौन उर्दू में लिख रहे हैं, कौन कौन इंग्लिश में, जल्दी 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 जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आगे आ जाए, जगह पड़ी, आपके लिए निकाल लेते हैं जगह। मैं तो कहता हूँ वो मेरी वाली सीट पे बैठ जाए, बनाओ यार इनके लिए जगह, वो बड़ी मोहब्बत से आ रहे हैं। अब मुस्कुराओ ना, आओ निकालो यार इनके लिए जगह। अच्छा, तो इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय जरदारी टू हिज बीवी और बिलावल और टू एन एजेंट ऑफ बेनज़ीर फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनज़ीर और बिलावल, प्रॉपर्टी इनकम विल बी इनकम ऑफ ट्रांसफर, ये इनकम जरदारी की समझी जाएगी। लेकिन एक सूरत ऐसी भी है कि जब ये इनकम जो है रेंटल इनकम बेनज़ीर के हाथों में चली जाएगी, वो कब है, जब बेनज़ीर पैसे देकर प्रॉपर्टी खरीदे जरदारी से, जब बेनज़ीर क्या करे, पैसे देकर प्रॉपर्टी खरीदे, ऐसी सूरत में ये इनकम किसकी होगी, बेनज़ीर की। हाउएवर इन केस ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन,
मुनासिब प्राइस देनी है, ये नहीं कि नॉमिनल 1-2 रुपए देके खरीद ली। इन केस ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन देन इट विल बी इनकम ऑफ ट्रांसफरी। तो यहां पे पॉइंट ए की उर्दू लिखें, फिर मैं बी की उर्दू लिखवाता हूं। ए की उर्दू लिखें। असल में ना ये चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन आप उर्दू नहीं लिखेंगे तो 2 दिन बाद जाके किताब खोलेंगे तो समझ नहीं आनी, तो इसलिए उर्दू लिख लें साथ ताकि बातें याद रहें। पॉइंट ए की उर्दू लिखें। अगर बेनज़ीर ने जरदारी से प्रॉपर्टी खरीद ली पैसे देके, अगर बेनज़ीर ने जरदारी से प्रॉपर्टी खरीद ली पैसे देके, तो फिर रेंटल इनकम बेनज़ीर की है। फिर रेंटल इनकम बेनज़ीर की है। अगर बेनज़ीर ने जरदारी से प्रॉपर्टी खरीद ली पैसे देके, तो फिर रेंटल इनकम बेनज़ीर की है। नेक्स्ट, अब ज़रा फिर रेंटल इनकम बेनज़ीर की है। अब ज़रा ग्रीन वाला पढ़ें, ग्रीन वाला बताएं जी। इसका कुछ ऐसे बनेगा, मैं उर्दू बाद में लिखवाता हूँ। अब अगर जरदारी ने बेनज़ीर को, अब्दुल्ला आना जाना ना करो ना, पहले सुन लें। अगर जरदारी ने बेनज़ीर को डाइवोर्स दे दी और फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की उसको, तो अब पैसे दिए बगैर भी ये प्रॉपर्टी बेनज़ीर की ही समझी जाएगी। अब बेनज़ीर को पैसे देना ज़रूरी नहीं है। ऐसी सूरत में ये समझा जाएगा बेनज़ीर की प्रॉपर्टी है। और मुझे याद है कि हमने एक सवाल भी किया था जिसमें शोहर ने बीवी को प्रॉपर्टी दे दी थी, तो प्रॉपर्टी का मिलना हमने एग्जेम्प्ट किया था, लेकिन जब बेनज़ीर ने आगे किसी और को किराए पे दी थी वो हमने रेंटल इनकम टैक्सेबल की थी। तो लिखें, अगर तलाक देने पर मुफ्त में भी प्रॉपर्टी मिल जाए बेनज़ीर को, अगर तलाक देने पर मुफ्त में भी प्रॉपर्टी मिल जाए बेनज़ीर को, देने वाला जरदारी है, मिलने लिख लें, ठीक है। अगर तलाक मिलने पर मुफ्त में भी प्रॉपर्टी मिल जाए बेनज़ीर को, तो ये बेनज़ीर इनकम है, सॉरी बेनज़ीर की इनकम है। तो ये बेनज़ीर की इनकम है। ओके, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है पॉइंट ए के साथ, 4 पॉइंट ए के साथ जुड़ा हुआ है, इधर देखना पड़ेगा इसके लिए। पॉइंट ए के साथ 4 जुड़ा हुआ है। वो क्या पॉइंट है? एडिक्वेट कंसिडरेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है। अगर जरदारी बेनज़ीर को कहे, आप ज़रा साइड पे आइएगा इधर, आप ना ये पैसे पकड़ लें मेरे से, ये पैसे मेरे से पकड़ लें, और जरदारी पैसे दे दे उसको, और फिर कहे अब इन पैसों से तुम खरीद लो मेरी प्रॉपर्टी, तो क्या ये फिर प्राइस बेनज़ीर ने अपनी पॉकेट मनी से पे की है या जरदारी ने इसको पैसे दिए थे? अब सोच के बता दें, ये प्रॉपर्टी स्टिल किसकी रहेगी? जरदारी की रहेगी। तो ये थोड़ी सी एक गेम है जो लोग करते हैं, वो जरा समझने की कोशिश करें। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बेनज़ीर विद द फंड्स ऑफ जरदारी, आज आके जो है वो बात पता चली कि जरदारी के पैसों से इसने खरीदी थी। ये तो बहुत बड़ी गेम डाली है इन्होंने। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बेनज़ीर विद द पैसे ऑफ जरदारी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर मेड फॉर, ये एडिक्वेट कंसिडरेशन की बेनज़ीर ने नहीं खरीदी। बेनज़ीर ने कहां से खरीदी? उसके बाद पैसे ही नहीं थे, उन्होंने जरदारी से पैसे मांग के खरीदी है, तो ये तो फिर जरदारी की प्रॉपर्टी है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, वो नोट कर लें।
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नाउ इट इज स्टिल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखें, यहां से लिखना शुरू करें, यहां से। नाउ इट इज स्टिल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर। ये स्टिल जरदारी की प्रॉपर्टी है। ओके, अगली जो बात है वो बिल्कुल हट के है, जो हेडिंग दी हुई है 0.4 उससे भी हट के है बात अगली। नहीं, फिर तो जिसको मिली है उसी की बन जाएगी ना, फिर तो कोई मसला नहीं। द ट्रांसफर विल ऑल्सो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता माइनर हो या ना हो, टेक्स्ट लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, खुद नहीं अनलेस बनाने। वो मैं आता हूँ, इसकी तरफ मैं आता हूँ जरा। द ट्रांसफर विल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड इफ देर इज नो एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो लिखें इसका मतलब, बल्कि छोड़ें क्या, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और एलडीए के डॉक्यूमेंट्स में फर्ज करें शोहर ने बीवी को तलाक दे दी, अब जो है वो बीवी के नाम इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी थी, सुस्ती कर रहे, नहीं ट्रांसफर करा रहा, ऐसी सूरत में क्या समझा जाएगा कि ट्रांसफर हो गई है या नहीं हो गई? नहीं हो गई। तो कोई भी ट्रांसफर, उसमें एक और शर्त भी जरूरी है कि ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरी के नाम भी लगवाए। ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरी के, एनी ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर विल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड। ये कोई 0.4 वाली नहीं है, सारी ऊपर वाली। एनी ट्रांसफर विल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड इफ देयर इज नो एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, आखिरी पॉइंट बड़ा मजे का रह गया, 0.2। एक ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी की, वसीम अकरम ने मोहम्मद रिजवान साहब को बुलाया और उनको आगे कहा कि मोहतरम वो जो लाहौर के अंदर ग्राउंड है वो मेरा है, वो मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, बट इट इज़ कैंसलेबल, मैं कभी भी ये वापस ले लूँगा। तो ये अब ज़रा सोच के बताएं, प्रॉपर्टी किसकी होगी? वसीम अकरम की, रिजवान की? वसीम अकरम की, ट्रांसफरर की। पहले ये पढ़ें, फिर इसकी एक्सेप्शन भी आएगी। इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ कैंसलेबल, लॉ में तो रिवोकेबल लिखा हुआ है। इफ़ द ट्रांसफ़र इज़, प्रॉपर्टी इनकम विल बी इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, क्योंकि कैंसलेबल है ना, डील अब हुई नहीं। आप किसी को कोई चीज़ दें और कहीं कभी मैं वापस ले लूँगा, तो आपने भी चीज़ दी ही नहीं। दूसरी बात, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है, अगर वसीम अकरम 2 फिक्रे बोले तो फिर ये ट्रांसफर होगी है रिजवान को। पहला फिक्रा, अब मैं तुम्हें कराची वाला प्लॉट भी ट्रांसफर करता हूं, पहले तुम्हें लाहौर वाला दिया था, लेकिन उसमें एग्रीमेंट में 2 बातें डलवा दी। पहली बात की, ये कैंसिलेबल है, ये कैंसिलेबल है, कभी भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक कि तुम इस दुनिया में जिंदा हो, तब तक कैंसिल नहीं करूंगा इसको। और जब तक तुम जिंदा हो 1 रुपया नहीं कमाऊंगा इससे मैं, सारे पैसे तुम ही कमाना। अब तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी उसकी लाइफ होगी ट्रांसफरी की, रिजवान की, उतना अरसे ही सारा बेनिफिट यही इंजॉय करेगा। अब तो शायद कोई तुक नहीं बनती ये कहने की कि ज़मीन वसीम अकरम की है। अब तो शायद जब तक ट्रांसफरी मरता नहीं है, ये ज़मीन किसी की समझी जाएगी, ट्रांसफरी। कैंसलेबल तो है, लेकिन कैंसलेबल है ऑन द डेथ ऑफ ट्रांसफरी, तो फिर तो ये अजीब सी बात है, फिर तो ये ट्रांसफरी की चीज़ ही होगी। क्लियर? ओके, तो पढ़ें जी। इफ ट्रांसफर इज कैंसलेबल, अगर तो कैंसलेबल है, प्रॉपर्टी विल बी इनकम ऑफ ट्रांसफर। However, if it is non-cancelable during the lifetime of transferee, and दूसरी शर्त भी पूरा होना जरूरी है, and transferor derives no benefit from income, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए however से शुरू हो रही है, then it will be the income of transferee। अब ऊपर लिख लें, वसीम ट्रांसफर्ड ग्राउंड टू मोहम्मद रिजवान।
अच्छा रिवाइज करें, पॉइंट 1 पे उंगली रखें। जहां कोई बंदा किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, लेकिन पीछे से पता चले बात कि ये बेचने वाले या ट्रांसफर नहीं अपने पास रखी हुई है, तो रेंटल इनकम किसकी होगी? ट्रांसफर की। यानी किराएदार कौन आना है, किराए का एग्रीमेंट किससे होना है, सारा शेख रशीद डिसाइड कर रहा है, तो फिर गामा तो ऐसे ही बीच में बंदा डाला हुआ तुम लोगों ने। पॉइंट 2, अगर ट्रांसफर करने वाला अपने मुंह से कहे कि मैं ट्रांसफर कभी भी कैंसिल कर सकता हूं, तो फिर ये डील नहीं है, फिर ट्रांसफरर की इनकम है। लेकिन अगर ट्रांसफर करने वाला ये कह दे कि ये डील कैंसिल भी कर सकता हूं, लेकिन तब तक कैंसिल नहीं करूंगा जब तक तुम जिंदा हो और कोई फायदा नहीं उठाऊंगा, अगर इस टाइप की कैंसिलेबल डील हो, तो ये शायद कैंसिलेबल डील टाइप ना समझी जाए। अब तो रिजवान जब तक जिंदा ही उसी की प्रॉपर्टी है, फिर ये इनकम किसकी होगी? ट्रांसफरी की। शोहर बीवी को या माइनर चाइल्ड को ऐसे ट्रांसफर कर दे, इसको ट्रांसफर कभी नहीं समझा जाता, अनलेस कि बीवी या बच्चा पैसे दे या शोहर बीवी को क्या दे दे, तलाक दे दे, तो फिर ट्रांसफर को ट्रांसफर समझ लिया जाएगा। और इन द एंड ऐसी ट्रांसफर नहीं समझी जाती जिस ट्रांसफर में पैसे जरदारी दे रहा हो, या फिर ऐसी ट्रांसफर भी ट्रांसफर नहीं समझी जाती जिसमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से चीज साबित ना हो रही हो। क्लियर? आखिरी बात पर सब लिख लें, अदर देन मैरिड डॉटर वाली, इसकी उर्दू क्या बनेगी? हाँ, पहले मैं समझाता हूं फिर लिखिएगा। अदर देन मैरिड डॉटर का मतलब है इस रूल में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, जरा तसल्ली से सुनिएगा। जरदारी अगर बख्तावर को जहेज में कोई जमीन दे दे, मैरिड डॉटर है ना, जहेज में कोई जमीन दे दे, तो ऐसी सूरत में जरा सोच के बताएं, अब एडिक्वेट कंसिडरेशन तो आई नहीं, लेकिन फिर भी इसको ट्रांसफर समझा जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। उर्दू में लिख लें, मैरिड डॉटर को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए, मैरिड डॉटर को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए मुफ्त में, तो फिर भी ये मैरिड डॉटर की ही प्रॉपर्टी है, अब्दुल्ला भाई ये जो टेस्ट आ रहे हैं ना अगले हफ्ते छोटे छोटे टेस्ट होंगे, क्योंकि टर्म टेस्ट के बाद फिर टाइम कम होगा, तो आधे आधे पौने घंटे के टेस्ट होंगे अगले हफ्ते और शुरू होंगे बुध से। तो इसमें इस सवाल की ना 5-6 एग्जांपल्स डाल दें ट्रांसफ़र की, इसने इसको ट्रांसफ़र किया तो सवाल की रिक्वायरमेंट डाल दीजिएगा, बताएं ये रेंटल इनकम किसकी है। तो ये ज़रा सवाल बनाना है, इसको नोट कर लें जी। टर्म टेस्ट के बाद, हाँ टर्म टेस्ट जब ख़त्म हो जाएंगे मंगल को, उसके बाद जो 4 दिन बचेंगे उसमें छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे। नहीं, छोटे छोटे टेस्ट से मुराद हर सब्जेक्ट का यानी टेस्ट होगा, जिस तरह पहले रूटीन चल रही होती है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, क्योंकि हमारा बिजनेस का चैप्टर टेस्ट नहीं हुआ, अब एओपी का चैप्टर टेस्ट होगा अगले टेस्ट में। कल से तो सेल्स टैक्स शुरू हो जाना है, कल से तो छुट्टी की वैसे ही गुंजाइश नहीं। जी जी बोलें जो हाँ तो बस ठीक है, इसको हम टैक्सेबल तो नहीं करेंगे, बस सवाल ये है कि अब बाद में इस प्रॉपर्टी से अगर किराया आएगा तो वो किसका है। इस चैप्टर ने ये सवाल उठाया है, इस चैप्टर ये नहीं सवाल उठाया कि मिलने को क्या करना है, इसने क्या मिल के आगे किराया आना किसके पास जाएगा। ओके, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी चेंज का क्या मतलब है, अंडरलाइन करें, एडमिशन और रिटायरमेंट। बताएं जी, पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट क्या होता है? एडमिशन और रिटायरमेंट, ए बी सी पार्टनर थे, डी आ गया, इसे क्या कहेंगे? एडमिशन। जब डी आया तो ए नाराज होके फू करके चला गया, मैं जा रहा हूँ छोड़कर,
ये क्या हो गई? रिटायरमेंट। इसे क्या कहते हैं? चेंज इन। अच्छा, अब इसमें ये बता दें कि प्रॉफिट जो पार्टनर नया आया है उसे पूरे साल का दिया जाएगा या जितने महीने वो पार्टनर रहा? बस ये लिखा हुआ पढ़ लें। अंडरलाइन कर लेना, टाइम बेसिस। अगर पार्टनर 1 महीने रहा है तो उसे 1 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा, बाकी सबको 11 महीने का और 12वें महीने का भी। अच्छा, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, जहां फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, द फर्म्स इनकम इज अ पोर्शन बिटवीन द पार्टनर्स ऑन टाइम बेसिस। अच्छा, रिटर्न जमा कराने की पता है किसकी जिम्मेदारी होगी? वो फिर जिम्मेदारी होगी जो लोग 30 सितंबर को पार्टनर हैं उनकी। हालांकि पिछले पार्टनर्स की इनकम पे भी वो रिटर्न जमा वो करा रहे होंगे टैक्स जमा, लेकिन जो लोग 30 सितंबर की रात को पार्टनर होंगे उन पर रिटर्न जमा कराने की जिम्मेदारी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइलिंग द रिटर्न इन दिस केस इज विद द person who are partners on the date it is required to file the return। तो 30 सितंबर को जो पार्टनर होंगे उनको देखा जाएगा कि वो कौन है, वो लोग रिटर्न जमा करवाएंगे। अगला पढ़ लें, अगला कुछ भी नहीं है, क्या पढ़ लें खुद ही। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो गया यूपी का। वेयर एन यूपी डिसॉल्व्स और डिसकंटिन्यूएंस बिजनेस, जहां यूपी अपना बिजनेस बंद कर दें, its tax is recoverable from any person who was a partner in the firm। Its tax is recoverable from any person who was a partner in the firm at the time of dissolution, at the time of dissolution। Clear? Tax can also be recovered from legal heirs। तो अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गया 26 सितंबर को, तो अब 30 सितंबर को कौन टैक्स जमा कराए? वो तो कोई पार्टनर ही नहीं है, जो थे वही जमा करवाएंगे। और अगर वो नहीं मर गए हैं, पार्टनर्स की मीटिंग में किसी ने आगे बम फाड़ दिया, तो अब उनके लीगल हेयर्स जो है वो टैक्स जमा करा दें। इसलिए शायद सुनने में आता है बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स इकट्ठे मूव नहीं करते एक गाड़ी में, बाहर के मुल्कों में ऐसी एहतियात रखी जाती, इकट्ठे ही ना सारे। अच्छा जी, ये तो फारग सा सेक्शन है, सेक्शन 98C। इधर 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 आसान सी बात है। मिस्टर ए एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान मिस्टर बी को बेच दी। तो मिस्टर ए का नाम पुराना दुकानदार, बी का नाम नया दुकानदार, ए का मुश्किल सा नाम प्रीडिसेसर, ये प्रेडिसेसर पता नहीं, और बी का नाम सक्सेसर। अच्छा, ए के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि 2010 का टैक्स भी जमा करवाए और 2011 के नवंबर तक का टैक्स जमा कराए, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून नया बंदा आ गया हुआ है। और बी पे क्या जिम्मेदारी है कि ग्रीन लाइन वाला टैक्स जमा कराए, नवंबर से बाद वाला, बस ये बात है। और इसको कहते हैं डेट ऑफ सक्सेशन। चलें जी, ये था एओपी का चैप्टर। चैप्टर 12 आएगा आएगा आएगा। नदामत के आंसू आज बहाने हैं हमने, यहीं बैठ के बहाने हैं, घर में जाके पूछेगा कौन। किस बारे में रिलैक्सेशन, किस बारे में रिलैक्सेशन? अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि टर्न ओवर की डेफिनेशन याद है? रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी? नहीं, ठीक है, शुक्र है। याद करनी है। नहीं, ये ऐसे एक फियर सा होता है, जब आपने याद करने बैठो और फिर आखिरी दिनों में याद करो तो याद आना शुरू हो जाती है।
फिर एकदम पेपर से पहले फियर आता है, सब भूल गए, उधर बैठे सब निकलना शुरू हो जाता है। अजीब, ये ऐसी फियर सा होता है, जो मेहनत कर रहे हैं उसी चीज़ें याद रहती हैं, ये ऐसी बोंगी हैं, या ऐसे चैप्टर देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ये ऐसी अजीब सी बात है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ याद कर रहे हैं, तो पेपर में भी याद आएगा, ऐसी बात नहीं कि याद नहीं आएगा। अनलेस कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि पिछले सारे ही वॉश कर दें अल्लाह, वो फिर इसलिए अल्लाह को नाराज़ ना किया करें। ये पक्की ठक्की बात किताबों में लिखी है, नज़रों की हिफाजत का मेमोरी से डायरेक्ट लिंक है। ओके, 98C, असल में नज़रें अल्लाह ने दी है ना, इसलिए अल्लाह बताएंगे इनको कहाँ देखना कहाँ नहीं देखना। 98C, सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ, डेथ के अलावा। ये बाप बेटा नहीं है, बाप बेटा नहीं है, ए के अबू कोई और है, बी के अबू और दादा पुत्र को कुछ भी नहीं है, बाप बेटा नहीं है ये। इफ अ पर्सन, पर्सन से मुराद है मिस्टर ए, इफ मिस्टर ए इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, अगर मिस्टर ए कोई बिजनेस कर रहे हैं, इज सक्सीडेड इन एनी टैक्स ईयर बाय मिस्टर बी, if A is succeeded by B, clear? A is succeeded by B, otherwise then on death, death की बात नहीं हो रही, death की बात नहीं हो रही, and B continues the same business, and B continues the successor, B continues the same business। इसकी क्या उर्दू क्या लिखेंगे, succeeded, या आसान इंग्लिश क्या लिखेंगे, is taken over। If a person carrying on any business is succeeded in any tax year, B is the new owners। इस succeeded का मैं पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट इंग्लिश में या उर्दू में तर्जमा कोई बन सकता है? समझ आ गया हो क्या रहे हैं, वो तो छोड़े, समझ तो आ गया हमें, टेकन ओवर, चलें जो भी बना लीजिएगा। तो इफ, बात तो आसान सी है, इफ ए इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज सक्सीडेड बाय बी, यानी कि अब ए चला गया और कौन आ गया, बी आ गया, तो अदरवाइज देन ऑन डेथ, पुराने के मरने की बात नहीं हो रही है, मरा नहीं, वैसे ही बिजनेस बेच दिया, एंड सक्सेसर कंटिन्यूज द सेम बिजनेस, और सक्सेसर सेम बिजनेस कंटिन्यू करे, वही काम। तो पॉइंट ए पढ़े, प्रेडिसेसर ने कब से कब तक का टैक्स पे करना है, ये जरा देखिएगा। प्रेडिसेसर शैल पे टैक्स on the income of the year in which succession took place, जिस साल सक्सेशन हुई उस साल का टैक्स पे करो, कितना, he will pay the tax up to the date of succession। तो लिखे ऊपर लाइन लगा के बिफोर नवंबर, बिफोर नवंबर का ए टैक्स पे कर दे, और कौन सा टैक्स पे करे, ए आने वाले नहीं पिछले सालों का, एंड फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स एज वेल। प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है हमारे सवाल में, 2010। ए अगर पिछला नहीं दिया हुआ, और फिर आगे बी के लिए क्या लिखा होगा, बी शैल पे द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर आफ्टर द डेट ऑफ, तो बिफोर द डेट ऑफ सक्सेशन किसने देने, ए ने, ऑब्वियस सी बात है, और आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन बी ने। अच्छा जी, 2 और 3 पढ़ लें। और ये जो मैं मिटा रहा हूं इसको इग्नोर करके हाथ खड़ा करके मुझे 2 और 3 का तर्जुमा बता दें। अब हाथ खड़ा करें और बताएं जी, बताएं। तो ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है 3 में, 3 में एक मिनट ना बताने दें, 3 में क्या लिखा हुआ है, जी वेल डन, बस यही मतलब है। पॉइंट 2, वेयर प्रेडिसेसर कैनॉट बी फाउंड, वेयर प्रेडिसेसर कैनॉट बी फाउंड, भाई फरमा रहे हैं कि यहां पे प्रेडिसेसर ने अपनी प्रॉपर्टी बेची और लंदन भाग गया, वेयर प्रेडिसेसर कैनॉट बी फाउंड इन चीचू की मलियां, द टैक्स विल बी पेड बाय
Successor will pay the tax for the year up to the date of succession and for preceding year as well. अब सक्सेसर पे येलो पट्टी का बर्डन भी डाल दिया। येलो पट्टी का, पट्टी नहीं, पट्टी, पट्टी नहीं, पट्टी, येलो रिबन, येलो रिबन, बिस्मिल्लाह। सक्सेसर पे येलो रिबन का बर्डन में डाल दिया, हालांकि सक्सेसर पहले किसका बर्डन बर्दाश्त करे, ग्रीन रिबन का, अब उस पे येलो रिबन का बर्डन भी डाल दिया। क्लियर? सक्सेसर विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम, सक्सेसर बाद में इस टैक्स को किससे रिकवर कर लेगा? लंदन जाएगा और जाके गिच्ची से पकड़ेगा और गिच्ची से पकड़ेगा, पुत्र चल टैक्स निकाल। अच्छा, पॉइंट 3 तो पहली लाइन वही बात करे जो 2 में लिखी हुई है। वेयर टैक्स कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम ए, इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम बी। तो ये बातों पर भी लिखी हुई थी 2 में। ओके जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, यार इतनी नजरें चेक कराओ यार, क्लास के बाद आना। एक रिक्वेस्ट है, जिन हॉस्पिटल मैंने आपको लेके जाना, आई स्पेशलिस्ट के पास। यार नहीं यार, अजीब बंदा है। ओके, किसी एक्स्ट्रा क्लास में ना कुछ मौका मिला तो देख लेंगे। ये चीज़ें प्री प्लान होती हैं। जी, we are professionals and we are here for doing CA. So please come on page 277. We were discussing the numerical of Baqir and Asad. What I remember, we have solved the numerical of AOP. Now it's the time to solve the numerical of Baqir. Okay. So you might remember that in last class we opened up a working here, and that working started from divisible income. Divisible income. Well, page number today is 277. Okay. It is the income of AOP which is to be divided amongst members and partners. So the divisible income today is 7037. So please open up the working, open your registers so that we may resume it. He is asking the question why I have added the salary of Baqir and Asad yesterday. My answer is because it was deducted. I hope I have answered you. While arriving at profit, the partner salary is included in business के खर्चे. पार्टनर की सैलरी कहाँ शामिल होगी थी? बिजनेस के खर्चों में. तो पार्टनर को जो सैलरी देते हैं वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए प्रॉफिट तक पहुंचते पार्टनर सैलरी माइनस होगी थी, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था.
अच्छा जी, आज पार्टनर को हुई हुई जो मर्जी पेमेंट है, सैलरी है या बोनस है, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग सीखनी है एओपी के न्यूमेरिकल की। और ये वर्किंग हमने आज से पहले कभी नहीं की। एओपी के न्यूमेरिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग, जब भी आप एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो जब कल जो हमने एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, एओपी के न्यूमेरिकल से बाकिर के न्यूमेरिकल पर जाने के लिए एक ब्रिज आया करेगा बीच में। इस ब्रिज का मकसद होगा कि पार्टनर्स को आपने इनकम्स बांटनी है, पार्टनर्स को आपने इनकम्स बांटनी है। कल हमने देख लिया था कि एओपी कितना कमा रही है, 7037। कल हमने देख लिया था कि एओपी कितना कमा रही है। आज मेरा सवाल है कि बाकिर क्या कमा रहे हैं, बाकिर का जाती डेटा, बाकिर का जाती डेटा। लेकिन इसको भी इग्नोर करें, पहले जरा देख लेते हैं कि बाकिर और असद को पार्टनरशिप फर्म से मिला कितना। 3/5 बाकिर को और 2/5 असद को। अभी नोट नहीं करना, 3/5 और 2/5। यह हमने किया था कल की क्लास में भी और परसों की क्लास में भी, जब हम ए और बी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। लेकिन आज हम ये नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक प्रॉपर तरीके से बांटेंगे। प्रॉपर तरीका क्या होगा बांटने का, इसके बांटने के लिए एक वर्किंग ओपन करेंगे, और जब मैं ये वर्किंग आपको नोट करने का टाइम दूंगा, तो आपने उसी तरतीब से वर्किंग नोट करनी है जिस तरतीब से मैं नोट कर रहा हूं। दिस इज लाइक अ ब्रीफ केस। ये 7037 में ब्रीफ केस है जिसमें पैसे पड़े हुए हैं 7037। इस 7037 को आपने बांटना है बिटवीन बाकिर एंड असद। सो दिस इज टोटल। बाकिर और असद के दरमियान आपने इन पैसों को बांटना है और फिर टोटल देखना है कितना आया। अच्छा जी, 7037 सिर्फ प्रॉफिट की मद में नहीं बांटा जाएगा। मैंने आपको कल की क्लास में यह कहा था कि एक वर्किंग में आप इन फिगर्स को डिफरेंट कलर की बॉल पॉइंट से लिखें। द रीजन इज कि सिर्फ 3:2 वाला मसला नहीं है कि बाकिर को आप ज्यादा हिस्सा दे दो 3 और असद को कम हिस्सा दो 2 प्रॉफिट का। बाकिर का यह भी कहना है कि मैं दुकान पे ज्यादा बैठ रहा हूं तो मुझे मेरे काम की तनख्वाह दो। असद कहते हैं आई एग्री, मैं दुकान पे एक शाम को आता हूं, थोड़ी देर के लिए बैठता हूं, मुझे भी थोड़ी सी तनख्वाह दो, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं, तुम्हारे जितनी नहीं। एंड इन द एंड असद कहता है कि तुम दुकान पे बैठते हो, मैं बाहर जाके कस्टमर्स को लेके आता हूं खींच खींच के। तुम दुकान पे मक्खियां मारते हो, मैं बाहर जाके मक्खियां मारता हूं, तो मैं बाहर से बंदों को खींच खींच के दुकान पे पकड़ के लाता हूं, तो मुझे इस काम का बोनस दो। तो बाकिर ने कहा हाँ ये बात मुनासिब है असद, तुम्हारा बोनस बनता है, ये तुम बोनस ले लो। अब असल में ये इनकी सैलरीज नहीं है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, ये बोनस है, सैलरी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में डाल दें। ये नौकर नहीं है, ये तो मालिक है बिजनेस के। अब आपने जो 7037 बांटना है ना, वो सबसे पहले आपने कहना है आजो भाई अपनी अपनी तनख्वाह ले जाओ। एक तनख्वाह लेके जाएगा 290 और दूसरा तनख्वाह लेके जाएगा 100। ब्रीफ केस में से साल के एंड पे 390 निकल गया पार्टनर्स के हाथों में, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सैलरी हो गया। फिर कोई भी पेमेंट पार्टनर को होगी वो आपने इधर लाया करनी है। इस वर्किंग का नाम आज के बाद हम रखेंगे बाकिर असद टोटल। जैसे कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया याद करने के लिए हमने रखा हुआ है, तो बाकिर असद टोटल इसका नाम रख देंगे ताकि याद आ जाए अगर इस तरह की वर्किंग सवाल में करनी है। पिछले सवाल में इसलिए नहीं करनी पड़ी थी कि सैलरीज वगैरह नहीं दी हुई थी। असद दुकान के ऊपर जो है वो ज्यादा बैठ रहे कम बैठ रहे, असद बंदों को घेर के लाते, इसको बोनस मिलना है। तो 7037 में से 310 भी निकल गया। अब जो बचा कुचा है इसका नाम हम रखेंगे प्रॉफिट का हिस्सा। ये इन दोनों में बांट देंगे 3:2 रेशो में। अब आप मुझे बताएं किस फिगर को किस परसेंटेज में बांटेंगे। फिगर बताएं किस निकालेंगे तो निकाल दें।
6337 फिगर कह रहे हैं इधर आ रही है। ब्रीफ केस में से 390 तनख्वाहें दे दी, 310 पार्टनर को बोनस दे दिया। अब बचा कुचा कितना है? बैलेंसिंग 6337। ये आप पार्टनर्स को बांट दें इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2। 3:2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5। आप पकड़ें 6337 और कैलकुलेटर पर 3/5 और 6337 इंटू 2/5, 3802 2535। चलें टोटल्स कर लेंगे, यहां तक नोट करें। उस तरतीब से जैसे मैंने किया, ऊपर 7037 लिखें, नीचे 7037 लिखें, और पहले इनको सैलरीज और बोनस वगैरह दे दें। अगर कोई प्रॉफिट बच गया तो वो किस रेशियो में बांट दें? 3:2 की रेशियो में। टर्म टेस्ट कितने लोगों ने देने आज? 1 2 3। मंडे को कितने लोगों ने देने? अच्छा, किसने दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया? हद होगी। मैंने क्या पहले 7037 लिखना था, आप लोग पहले सैलरी लिख रहे हैं। हर क्लास में यही हो रहा है, पिछली क्लास वालों ने भी यही किया था। पहले नीचे 7037 लिखें, फिर उसको बांटें। देखना यार, एंड पे तो 7037 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन फिगर्स का टोटल करके ये निकाला है। जी, ये 7037 इधर लिखा, इधर लिखना भी जरूरी नहीं है, ये लाइन ऐसी टाइम ज़ाया करने के लिए, बस इधर 7037 लिख के आपने बांट देना है। सैलरीज, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पेमेंट है पार्टनर को, वो आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है। आप बता दें बाकिर का टोटल हिस्सा। 2945। हाँ हाँ सब कुछ। वो एओपी के अपने बिजनेस के न्यूमेरिकल में प्रॉफिट तक पहुंचते उन्होंने खुद ही माइनस कर लिया होगा, उसको हम ऐड कर देंगे। वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, कि पार्टनर को पेमेंट है। ओके चलें जी, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि बाकिर का सवाल शुरू करें। ड्यूरिंग द ईयर द बाकिर बिसाइड्स हिज शेयर इन फॉर्म, अपने फॉर्म में शेयर के अलावा, इस फॉर्म में जो शेयर मिला है वो जो आप लोगों ने निकाला है, उसके अलावा बाकिर ने इंजॉयड इनकम्स इंजॉय की हैं धूप में बैठ के, एंड सस्टेन्ड लॉसेस, और सर्दी में लॉसेस सस्टेन की हैं, फ्रॉम द सोर्सेज गिवन बिलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसको आई है 25 लाख, ये इसकी जाती है। ये क्या है अगली लाइन? ये नहीं कि किसी और यूपी में इसने टांग अड़ाई हुई है।
एक तो बाकिर असद मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, यहां भी बाकिर पार्टनर है और कहीं और भी पार्टनर है। चलिए दूसरे पार्टनर का नाम फिर मैं बता देता हूं, बाकिर एंड जरदारी। बाकिर ने जरदारी के साथ मिलकर चौल बेचने का काम शुरू किया हुआ है, चावल। तो चावल बेच के बाकिर और जरदारी को क्या आया? लॉस आ गया, लॉस आ गया। मैंने मना भी किया था सियासतदानों के साथ कारोबार ना करो, लॉस आ गया। पहले ज़कात पेड कितने की है? 30,000। चलें जी, बाकिर का सवाल शुरू करें। मिस्टर बाकिर, टेप निकाल लें, इसके मुंह पे टेप चढ़ा दें क्योंकि इसने बोलना है, हमने कुछ करना है, फिर ये बोलेगा। मिस्टर बाकिर जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 25 लाख जी। आगे क्या डालो? आगे क्या लिखो? लॉस, चपेड़। बिजनेस, कौन सा बिजनेस है? टोटल इनकम। भाईजान अगर पिछले वाले सवाल आपने मिस्टर ए और बी वाले घर जाके दोबारा नहीं किए ना तो आपने बोंगे ही मारनी है। इधर एओपी का जो डाटा है ना वो मुझे न्यूमेरिकल के एंड पे याद कराइएगा, उसका क्या करना है। एओपी वाले डाटे को भी इग्नोर करें, अभी तो मुझे इसकी जाती अदर सोर्स बताएं। 20 बस, इट इज हिज टोटल इनकम। अगर आपको ए और बी वाला सवाल भूल गया हो तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। 2500 ले ज़कात। ठहरो, ये तो 2-4 दिन बाद ना होता होता है। अच्छा, ज़कात घर वाले खुश रहते हैं। 30 बच्चे भी खुश रहेंगे। 30 जी। टैक्सेबल इनकम, घर में मुंह घुसोर के बैठे होते हैं या मुस्कुरा रहे होते हैं? जी 2470। कोई गम हो तो अपने अंदर ही अंदर उसको दफन कर देते हैं या घर वालों को भी बता रहे होते हैं? अच्छा, 2470 टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा, अब आपने यहां पर लगाते होते थे हम डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। अब सिंगल भी नहीं लगानी, अब सिंगल लगा दो। अब इसको छोड़ दें, खुला छोड़ दें, इस 2470 को खुला छोड़ दें। क्या मतलब काटता फिरे? मैं 2470 को कह रहा हूं खुला छोड़ दें, 2470 को खुला छोड़ दें। अब वो ये जो 2470 ना ये कम वाली इनकम आ गई है। अब इसमें शेयर फ्रॉम एओपी डालेंगे तो ज्यादा वाली इनकम आ जाएगी। जी, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओवर एओपी। ओवर में इसलिए कह रहा हूं कि इस एओपी से हमें उन्स हो गया, कल से इसका सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये बाकिर और असद वाली है। अब तो असद भी अपना ही बंदा लग रहा है, बाकिर का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है हालांकि। तो बाकिर एंड असद एओपी वाला जी। हाँ 3802 कुछ लोग बच्चे से गलती से उठाते हैं ये, और कुछ बच्चे ऐसे भी फिरके पैदा हो गए हैं कि इसको उठा के इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल रहे होते हैं बाकिर की। ये सैलरी नहीं है, ये एओपी ही अपने प्रॉफिट बांट रही है। 4092 उठाया करना, 3802 नहीं उठाया करना। 4092। लेकिन पिछली क्लास में हमारी एक ही एओपी थी जिसमें हम पार्टनर थे। अभी हमने दो टांगे अड़ाई हुई हैं, एक और एओपी में हमें जाकर टांग अड़ाई हुई है, उस एओपी से हमें आ गया लॉस। सब सवाल यह है कि क्या मैं लेस कर सकता हूं शेयर ऑफ लॉस। एनदर में इसलिए कह रहा हूं कि बस हमारे लिए थोड़ी सी एनदर है। बाकिर तो एनदर कहते हुए बाकिर को गुस्सा चढ़ेगा, बाकिर ये भी तो मेरी ही एओपी है। लेकिन हमारे सवाल में जो डाटा दिया हुआ था इसका ज्यादा दिया नहीं होता जरदारी वाले का। तो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एनदर एओपी, बाकिर के लिए तो एनदर नहीं होगी, बाकिर तो कहेगा ये दोनों मेरी एओपीज हैं। अच्छा, फ्रॉम एनदर एओपी कितना लॉस आ रहा है? 35। अच्छा जी, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये अभी हम पढ़ेंगे जाके, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये नहायत ही अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि अगर किसी एओपी से प्रॉफिट आ जाए तो उसे हम पेपर में ऐड किया करेंगे, अगर किसी एओपी से लॉस आ जाए तो उसे हम पेपर में माइनस नहीं किया करेंगे।
अगर दो एओपी से प्रॉफिट आ जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे, अगर दो एओपी से लॉस आ जाए दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो कम वाली इनकम ज्यादा वाली इनकम फिर बराबर हो जाएगी, दोनों को इग्नोर कर देंगे, कुछ माइनस नहीं करेंगे। और अगर एक एओपी से प्रॉफिट आ जाए, दो एओपी से लॉस आ जाए, दो को इग्नोर कर देंगे, प्रॉफिट वाला ऐड कर देंगे। तो पॉजिटिव साइन होगा तो ऐड कर देंगे, नेगेटिव होगा तो इग्नोर कर देंगे। बस ज्यादा वाली इनकम निकाल दें, 6562। अब याद रखिएगा वो जो ईओपी वाली फिगरें आती हैं ना, इनको कम और ज्यादा वाली इनकम के बीच में डालना है, ये बस याद रखिएगा। ये जो ईओपी का डाटा जितना भी होगा ना, वो पार्टनर के न्यूमेरिकल में कम और ज्यादा वाली इनकम के बीच में डालना है। अब टैक्सेबल इनकम दोबारा निकालें। मैंने आपको बताया था पार्टनर की टैक्सेबल इनकम 2 दफा निकला करेगी, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, वैसे कुछ किताबों में इसका नाम लिखा हुआ है रेट पर्पस के लिए, ऐसा किया है रेट बढ़ाने के लिए, तो नाम लिख सकते हैं इस टैक्सेबल इनकम का अलग से, फॉर रेट पर्पस, ज्यादा वाली का। आप बता दें ज्यादा वाली का टैक्स निकाल के अंदर रखें या बाहर रखें? अंदर रखें, और फिर कम वाली का टैक्स निकालें, क्योंकि वेयर अ पार्टनर इज अ पार्टनर इन एन एओपी दिस अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यही कल पढ़ा था। टैक्स निकालें, फिर थोड़ी देर बाद एक्चुअल टैक्स निकालें। यहां टैक्स के भी दो नाम है, टैक्स और एक्चुअल टैक्स। 6562 पे लगाएं 75%, 6562 पे लगाएं 75%। अपने ही मुंह पे थप्पड़ मारा है यार, मैं क्या करूं। 6562 पे लगाएं 75%। सैलरी 0 है तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1 1330। टैक्स निकालने हैं, एक टैक्स और एक एक्चुअल टैक्स। हाँ हाँ ठीक है। अब आपने दो टैक्स निकालने हैं, एक टैक्स और एक एक्चुअल टैक्स। टैक्स होगा 1,330,000 इंटू 35% ऑफ तू काम पे लगाई रख, फिगर बता। बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे मारना है। मुझे सिर्फ 3 या 4 फिगर्स लिखवाओ जो इधर आ रही हैं बस। 1527। अब ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स आ गया, अब हम कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स निकालेंगे। चलें जी, 1527 6562 ज़रब 575। ये मोहतरम बाकिर साहब हुकूमत के ख़जाने में जमा करा के आएंगे। उधर ही रखो कैमरा। किसी दिन खुला टाइम निकाल के आए, मैं हूँ जिसमें, और मैं हूँ और क्लास हो और न्यूमेरिकल्स हो, आप हों, और किसी दिन खुला टाइम निकाल के आए। क्या? अच्छा, ईशा के बाद कैसे है वैसे खुला टाइम? सारे फ्री 7:30 से लेके 10 बजे तक। जो बंदा कहते हैं मुझे 10 बजे निकलते डर लगता है, तो वो शादियों पे कैसे जाता है फिर? तो मेरी जॉल भी 10 बजे बंद होते हैं। तो ये जो लेम एक्सक्यूजेज हैं, सीए फाइनल में तो आपकी फारिग हो जाएगी ना। सीए फाइनल की तो क्लास ही 10 बजे ख़त्म होती है, 10 PM पे। अच्छा चलें, तो रात को अगर क्लासें रख लें जाए तो परेशान तो नहीं होंगे? घर वाले मना तो नहीं करेंगे? या तो फिर वादा कीजिएगा ज़िंदगी भर किसी शादी पे नहीं जाएंगे, तो फिर तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। और अगर आप कहीं नहीं, हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर ही लिया करेंगे, तो फिर अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ कर सकते हैं आप। अच्छा जी, किस किस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना था? अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड बाय खालूजी, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय एओपी एंड बाकिर। एज्यूम टैक्स वालों की एंड अकाउंटिंग वालों की डिफरेंस ओन्ड एसेट्स की बराबर है।
हालांकि वो डिफरेंट होती है, लेकिन कहते हैं ज्यूम कर लो बराबर है, इसलिए अकाउंटिंग एक्सपेंशन उल्टा के टैक्स एक्सपेंशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं तुम्हारा न्यूमेरिकल शुरू होना चाहिए 5800 से, तो ठीक है, कल हमने 5800 से ही न्यूमेरिकल शुरू किया था, तुम्हारा न्यूमेरिकल शुरू होना चाहिए 5800 से। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन डिसअलाउंस, जिन चीज़ों को तुम इग्नोर करो उसको डैश डाल के लिखो, जैसे हमने इसको फ्रेट को डैश डाल के लिखा था, इनको इग्नोर करो उसे डैश डाल के लिखो, ये इस लाइन का मतलब होता है। ओके, इस लाइन को जो भी हमने पढ़ी है यानी -35 माइनस क्यों नहीं किया, इसको ज़रा लॉ में पढ़ लें जाके। 35 का लॉस था ना किसी और यूपी सा, इसको माइनस क्यों नहीं किया, इसको ज़रा जाके पढ़ लें। कंट्रोल होम का बटन दबाएं ताकि आप चैप्टर के पहले सफ़े पे आ जाएं। ओके, $59A, a partner of an AOP cannot minus the loss of AOP against his income. The partner of AOP cannot minus the loss of AOP against his income. तो लिखें, बाकिर 35,000 अपनी इनकम में से माइनस नहीं कर सकता, हमने नहीं किया। प्लीज 4A की उर्दू लिखें, बाकिर 35,000 अपनी इनकम में से माइनस नहीं कर सकता। $35,000 अपनी इनकम में से माइनस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट। अब ये अगली बात है, इसको लॉसेस के चैप्टर में हमने पढ़ना है, लेकिन ट्राई कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही समझ आ ही जाएगी। वो क्या है, अब इस 35,000 का बनेगा क्या, ये असल में 2016 का लॉस है एओपी का। किसका लॉस है, एओपी का। किस साल का, 2016 का। कौन सी वाली एओपी का लॉस है, बाकी ने नसद वाली एओपी में लॉस आया या हमारे तो प्रॉफिट्स हैं, हमारे तो प्रॉफिट्स हैं। ये कौन सी वाली एओपी का लॉस है, अनदर एओपी वाला। अब इस फिगर का बनेगा क्या, असल में होगा ये कि एओपी को 2016 में आया है लॉस, तो एओपी जब अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेगी 17 का, एओपी उस अपने न्यूमेरिकल में एओपी अपना पिछले साल का लॉस माइनस कर लेगी। लॉस के चैप्टर में पढ़ेंगे, शायद थोड़ी सी बात समझ आ गई हो, मैं रिपीट करता हूं। एओपी को इस साल क्या आया, 16 में क्या आया। मैंने एक चीज से आपको मना कर दिया कि 16 में आप पार्टनर के प्रॉफिट में से माइनस ना करें, यह बात खत्म होगी। अगली बात, 17 में एओपी अपना लॉस अपने 17 के प्रॉफिट में से माइनस कर ले, क्योंकि 16 में एओपी को क्या आया था, लॉस आया था। तो इसको देख लें, समझ आ गया ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। ये चैप्टर 14 में पढ़ना है। इन केस ऑफ एन एओपी एनी लॉस ऑफ एओपी शैल बी माइनस लिखें, शैल बी माइनस अगेंस्ट द इनकम ऑफ एओपी, अपनी ही इनकम में से इसको माइनस करेगी। अगर ना पूछो ना तो लॉस का चैप्टर तो आने दो, लॉस का चैप्टर तो आने दो। ओके, इटसेल्फ आगे लिख लें, यहां पे इटसेल्फ अपनी इनकम में से खुद माइनस करें। तो लिखें, यार सीसी को कर दो तेज, लिखें इसको जरा। एओपी को अगर 16 में लॉस आ जाए तो एओपी अपने 17 के प्रॉफिट में से खुद ही माइनस करेगी, या पार्टनर में से माइनस करेगी, नहीं खुद ही,
अपने प्रॉफिट, एओपी को अगर 16 में लॉस आ जाए तो एओपी उधर से आ जाए भाई इधर। एओपी को अगर 16 में लॉस आ जाए तो एओपी अपने 17 के प्रॉफिट में से इसको माइनस करेगी। चलें जी, टाइम ज़ाया करते हैं। छोटा सा सवाल नोट करें, इसको मुझे कर दें सॉल्व। 1 मिनट नोट करने में लगाइएगा और 1 मिनट सॉल्व करने में। कहीं भी सवाल लिख लें। बिजनेस का चैप्टर मजे का था या सैलरी का? घर से जवाब सोच के लाए हुए थे। और भाई इस सवाल को अगर सॉल्व करने के लिए भी टाइम लेना ना आपने तो खुदा का खौफ करें। ये तो पहली क्लास में जो सवाल कराया था उसका भी कोई फारग वाला वर्जन है। ओके, आंसर इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट कितने? 32। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाले ने 10 माइनस कर दिया। टैक्स वाले कहेंगे 10 उल्टा कर 7 माइनस कर दो। ऐड करते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और माइनस कर दें टैक्स वालों का डिप्शन 7। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने सैलरीज माइनस कर ली हैं। टैक्स वाले कहेंगे इसलिए माइनस करने की इजाज़त नहीं है कि नो टैक्सेस डिडक्टेड। तुमने इस पे टैक्स नहीं काटा, ये लिखा हुआ है नो टैक्सेस डिडक्टेड। तुम लोगों ने इस पे टैक्स नहीं काटा, तो सैलरी पे टैक्स नहीं कटा, इस वजह से ये माइनस करने की इजाज़त नहीं है। अब क्या करेंगे? उल्टा देंगे सैलरीज जी 5। हमने रिपेयर एक्सपेंस माइनस किया 3 का। टैक्स वाले कहेंगे तुमने अच्छा क्या माइनस कर लिया, बस इग्नोर कर दें। जवाब क्या आ गया? 40। मैंने सवाल स्टार्ट कहाँ से किया था? प्रॉफिट से जी। मेरा अगला सवाल क्या होगा? सेल से स्टार्ट करें। ये क्या मतलब? आप लोगों ने पिछली क्लास ली है? आप लोगों को कैसे बताइए? चलें, गुड। अब ज़रा स्टार्ट करें सेल से। आज पहली दफ़ा ज़रा ट्राई करें, सेल से स्टार्ट करके सवाल सॉल्व हो सकते हैं। चलें, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। चालीस पे ही पहुंचने। जी, जो हजरात पहुंच गए हैं 40 पे वो हाथ खड़ा कर दें, बाकी ज़रा टाइम ले लें, सोच लें।
भाईया इसने एक लफ्ज़ बोला है, हाँ, और आपने इसे कुछ भी नहीं कहा। इसने क्या लफ्ज़ बोला है मुझे बताओ। नहीं नहीं, तू बता मुझे इसने क्या लफ्ज़ बोला है। नहीं नहीं नहीं, रिपेयर नहीं, इसने क्या बोला है आप बताओ। रिपेयर अलाउड बोला है, अलाउंस बोला है। अच्छा अच्छा, अलाउड बोला है। रिपेयर अलाउंस का लफ्ज़ प्रॉपर्टी के चैप्टर से खास है, अलाउंस होते हैं 1/5, इधर तो रिपेयर पूरी माइनस करने की जाता है। अच्छा चलें छोड़े, ये पता नहीं किस साइड पे बात लगी। ओके अच्छा जी, अब हम न्यूमेरिकल किससे स्टार्ट करने लगे हैं, सेल से। सेल बताएं जी। अब मेरे ख्याल से कुछ उल्टाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सेल तक पहुंचते हुए कुछ हुआ ही नहीं सर, ऊपर पेज ने मिलियन लिखा हुआ है, जान दे यार। सेल तक पहुंचते हुए कुछ हुआ ही नहीं, तो ये सवाल अगर आप फोकस करें तो ज्यादा आसान है। ये सवाल फोकस है, ये बहुत ही आसान है, ये ओवर आसान नहीं आता जिसकी ओह ये ओह अच्छा। अब सेल से चलते हुए आपने वो करना है, वो करना है, वो करना है जो टैक्स वाले चाह रहे हैं। बस सेल से चलते हुए वो करना है जो टैक्स वाले चाह रहे हैं। आप पहले जरा उर्दू का एक फिक्रा लिख लें। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चों को ऐड बैक करना होता है। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चों को ऐड बैक करना होता है। लेकिन सेल से चलते हुए प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चों को ऐड करना होता है, लेकिन सेल से चलते हुए अलाउड खर्चों को माइनस करना है। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चों को माइनस करना है। कौन सा न्यूमेरिकल किस तरीके से कब कैसे करेंगे, इसके लिए स्टे ट्यून्ड, क्लासों में आते रहिएगा। अच्छा अब मोहतरम सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। 10 रुपए की डिडक्शन नजर आ रही है। टैक्स वाले कहेंगे यार अब तो सिर्फ वो खर्चे माइनस करने जो माइनस करने की इजाजत है। टैक्स वाले कहेंगे यार 10 रहने दो, 50 से चल रहे हो 10 रहने दो। समझ लें ये P&L अकाउंटिंग वालों के, और ये प्रॉपर P&L हम टैक्स वालों का बनाने लगे हैं, ये P&L ही कंस्ट्रक्ट होने लगा है। तो सेल है 50, टैक्स वाले कहेंगे यार ये 10 रहने दो, ये वाला 7 माइनस कर लो, कर लेते हैं। टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन कितनी, उल्टाने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी, कुछ लेस ही नहीं हुआ था, उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सबको उठा दें। 10 रुपए की डिडक्शन आएगी, टैक्स वाले कहेंगे यार इसको छोड़ो, ये माइनस कर लो। जब हम 5 रुपए की सैलरीज पे करेंगे, टैक्स वाले कहेंगे यार जाने दो, इनको माइनस ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि सैलरी पे तो हमने टैक्स ही नहीं काटा। तो मैंने कहा अलाउड को माइनस करना है, ये तो नॉट अलाउड है, इसको इग्नोर कर दें आप। अजीब अजीब सवाल है, नॉट अलाउड को इग्नोर कर रहे हैं आज। अच्छा नेक्स्ट, टैक्स वाले कहते हैं ये माइनस नहीं करना, तो ना करें, यहां सैलरीज लिख के डैश डालना छोड़े पड़े, बस ना माइनस करें। रिपेयर माइनस की है 3 की, टैक्स वाले कहेंगे हाँ हाँ ये हमारी नज़र में भी होनी चाहिए, इसको कर दो माइनस, क्योंकि अब हम सेल से चल रहे हैं, सेल से चल रहे हैं। टैक्स वाले कहेंगे इसको माइनस करो। ये दोनों खर्चे मुझे बताएं जेन्युइन है जाली हैं, ये दोनों खर्चे 7 और 3 का जेन्युइन खर्चे है ना। 7 रुपए का टैक्स वालों की नज़र में भी जेन्युइन खर्चा है, और 3 रुपए वाला भी टैक्स वालों की नज़र में जेन्युइन खर्चा है। तो टैक्स वाले कौन से खर्चे माइनस करने देते हैं, जेन्युइन, वो उन्होंने करने दिए। तो आज आके आपको पता है पूरा दिन खोती सैर भी करती रहे, तो आके हमारे ही बाड़े में आएगी ना। तो आज आके खोती इज बैक टू 40 एंड दैट शुड बी ऑन 40। अब्दुल्ला रिमोट लाइन, दैट शुड बी ऑन 30, कम हियर, ओके। अब यार ये जो आपके चेहरों पे उदासी छा जाती है ना, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। कौन सा मेथड कब लगाना है, करेंगे कभी बात जिंदगी के, कौन सा, हाँ 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 हाँ, उधर 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 ही है, दी हुई है। अच्छा मोहतरम, उदासी को बदला जाता है खुशी से,
नहीं, ये टैक्स की क्लास हो रही है, इधर देखें। उदासी को बदला जाता है खुशी से। तो ये जो उदासी आपको छाई होगी ना घर में, इसको आपने खुशी से बदलना है चैप्टर 18 खोल के। चैप्टर 18 में आपने आना है और पेज नंबर 383 पे ताहिर साहब हैं एक, वो भाई ताहिर साहब नहीं होते थे, भाई ताहिर साहब, इस तरह लोगों को बुलाया करें, भाई ताहिर साहब, भाई अब्दुल्ला साहब, भाई साइम साहब, इस तरह लोगों को बुलाया करें, ज़रा रिस्पेक्ट हो जाती है ना। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है, मशीनरी है, ये कुछ चाइना की है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दी है, पता नहीं क्या की है, सॉफ्टवेयर ख़रीदे एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया है, भाई को तनख्वाह दी है, उसके बाद कोई लीज़ पे एसेट लिया है, घिसी-पिटी एडजस्टमेंट्स, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट है, 5 साल से यूएई में था, पाकिस्तान वापस आ गया है, ये बिज़नेस के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 5 साल से यूएई में था, पाकिस्तान वापस आ गया है, और कोई प्लॉट बेचा है। तो ये सवाल अब नहीं 18 नंबर का आता, अब इस तरह का सवाल 10-11 नंबर का आता है आजकल। ये कोई सवाल है तो ये कितनी देर में कर लेंगे? 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट ज़्यादा है, 10 से 12 मिनट में कंफर्टेबली हो जाना चाहिए। तो ये क्या है कुछ भी नहीं है सवाल में, घिसी-पिटी एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा, अल्लाह करे पहली ट्राई में मैच कर जाए। जिनको पेज नंबर नज़र नहीं आ रहा उनकी शान में सलाम करते हैं हम और क्लास ख़त्म करते हैं।